हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और 5 क्वेश्चन पॉलिटी सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस समय हम लोग आर्टिकल रिवीजन कर रहे हैं 5 क्वेश्चन के माध्यम से, और उस आर्टिकल के माध्यम से और भी विषय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड पीसीएस का पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, चलते हैं एक बार फिर से हम लोग अपने सेशन में इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में। और ध्यान रखिएगा, कल संडे है, कल कंप्लीट पॉलिटी का मैराथन है। जो विद्यार्थी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही दिन में पूरी पॉलिटी रिवीजन करना चाहें, जिसमें हम आपको शुरुआत से एकदम प्रस्तावना, मूल अधिकार, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, अनुसूचियाँ, भाग, स्रोत, संविधान सभा का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, भारत का संवैधानिक इतिहास, उसके पश्चात आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समितियां, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, संसदीय विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, सामूहिक और भी जितने टॉपिक आपके दल बदल कानून से लेकर के सदन के पीठासीन अधिकारी तक हैं। फिर उसके बाद राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, पंचायती राज व्यवस्था, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय में जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे वह निर्वाचन आयोग हो, वित्त आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, जनजाति आयोग हो, नागरिकता हो, राजभाषा हो, राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय परिषद हो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो, कंप्लीट रिवीजन कल हम आपको कराएंगे। तो जो कहीं से भी कोई टॉपिक आपका छूटा होगा तो एक बार अंतिम समय में एग्जाम के पहले कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके माध्यम से हम बीच में 80 से 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी रख रहे हैं। कम से कम 80 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ में रहेगी। ये लगभग 11 साढ़े 11 घंटे का सेशन होने वाला है ये आपका। और उम्मीद यही है कि एक ही दिन में पूरा पॉलिटी हम लोग कल पूरा कर लेंगे। पहले प्लान मैंने बनाया था कि हो सकता है 2 सेशन में ये मैराथन में आपका कराऊं, लेकिन ये मैराथन कंप्लीट आपका एक दिन में हो जाएगा। पॉलिटी का थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करा देंगे। तो कल के सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। और अपने पास केवल एक व्यवस्था करनी, डेटा की व्यवस्था। आपके पास मोबाइल की व्यवस्था होनी चाहिए और डेटा उसमें होना चाहिए बस। बाकी कल दिन भर में पॉलिटी में एंजॉय करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में आया हुआ सवाल है, वही अभी मैं करा रहा हूँ कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन द्वारा जितनी भी अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वो सब इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई जो अनुसूची हैं वो सब आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, वो सब आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी ध्यान रखिएगा, जैसे कि 9वीं अनुसूची, जैसे कि 10वीं अनुसूची, जैसे कि 11वीं अनुसूची, जैसे कि 12वीं अनुसूची। ये सारी अनुसूचियाँ आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। 9वीं अनुसूची को जहाँ प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जहाँ प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, वहीं 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको भी जोड़ा गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब बात अनुसूचियों की आए तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुसूची की अगर बात किया जाए तो मूल संविधान में अनुसूची जो था वह 9th था। और वर्तमान में अनुसूची की अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में अगर अनुसूची की बात किया जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो मूल संविधान में 8 थी और 12 जो हुई है ये संविधान संशोधनों के माध्यम से हुई है। एक बार मैं ओरली तौर पर रिवीजन करा देता हूँ कि प्रथम अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची के विषय क्या हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा गलती आपकी पहली अनुसूची में ही होती है। सबसे ज़्यादा गलती जो है आपकी वह पहली अनुसूची में ही होती है। पहली अनुसूची में कई बार बच्चे कहते हैं राज्य संघराज क्षेत्र है, फिर कहते हैं नहीं कि राज्य है, फिर कहते हैं भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, कुछ कहते हैं भारत संघ है। तो अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची है, स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी है। 2 में वेतन है, 3 में शपथ है,
3 का शपथ नहीं है। किसका? राष्ट्रपति का, राज्यपाल का और उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का शपथ अभी आया भी था, मैंने कराया था, 60 में है, उपराष्ट्रपति का 69 में है और राज्यपाल का 159 में है। 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। 5 में 4 राज्यों को छोड़कर, कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर शेष अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, सामाजिक और शैक्षिक विकास के बारे में चर्चा है। जबकि अनुसूचित 6 में केवल असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इसके अलावा ऐसे विषय जो इन 3 सूचियों में नहीं हैं उनको अवशिष्ट सूची के विषयों पर रखा गया है और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ये भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है जो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और एक क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत बनाती है? तो 248, ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 248 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत संसद जो है क्या करती है? अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाती है और ये भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं में भूमि सुधार है, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में पंचायत है और 12वीं में नगर पालिका है। ये विषय भी याद रखिए, अक्सर मिलान करने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। हालांकि प्रथम संविधान संशोधन जो है वह संसद द्वारा नहीं किया गया था बल्कि ये संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बल्कि यह संविधान सभा द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि संसद का गठन ही जो होता है वह 1952 में होता है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ है। और आप लोगों को पता है कि जब तक संसद का गठन नहीं हुआ था तो अंतरिम संसद की भूमिका संविधान सभा ही निभा रही थी, क्योंकि संविधान सभा ने दोहरी भूमिका निभाई थी। एक तरफ संविधान निर्माण का काम किया था और दूसरी तरफ जब तक संसद का गठन नहीं हो गया तब तक उसी संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अंतरिम संसद की भी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, आप ये तो पढ़ते हैं, आप लोग तो ये पढ़ते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची दी गई है। एक आप पढ़ते हैं कि संघ सूची है, एक आप पढ़ते हैं कि संघ सूची है और एक आप पढ़ते हैं कि राज्य सूची है, एक आप पढ़ते हैं कि राज्य सूची है और एक आप पढ़ते हैं कि समवर्ती सूची है। कौन सी? समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है। और ये 3 प्रकार की सूची में कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे संघ सूची के विषयों में अगर कहा जाए तो संघ सूची के विषयों में रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, निगम कर आता है। कौन सा आता है? निगम कर आता है। वैदेशिक मामले आते हैं, वैदेशिक मामले इसके अंतर्गत आते हैं, वैदेशिक मामले आते हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जनगणना आता है। इसके साथ ही साथ रेलवे आता है। इसके साथ ही साथ आपका डाक आता है, शेयर बाज़ार आता है, बैंकिंग आता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण संघ सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविज़न, निगम कर, वैदेशिक मामले, जनगणना, रेलवे, डाक, शेयर बाजार, बैंकिंग, ये सब किसके विषय हैं? ये आपके संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। राज्य सूची के भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पूछे जाते हैं, जैसे स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। प्रति व्यक्ति कर जो है ये भी राज्य सूची का विषय है। और आपका पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। क्या? रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कारागार भी राज्य सूची का विषय है। कारागार भी है, भूमि सुधार भी है, कृषि भी है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है। गैस को भी राज्य सूची के विषयों में रखा गया। किसको? गैस को भी। तो स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, पुलिस, रेलवे पुलिस, कारागार, भूमि सुधार, गैस और ये सब कृषि, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। वहीं समवर्ती सूची की विषय की अगर बात किया जाए तो समवर्ती सूची में विषय में
आर्थिक नियोजन है। क्या है? आर्थिक नियोजन, रोजगार है। और इसके साथ ही साथ आर्थिक नियोजन के साथ साथ दंड प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया है। साथ ही साथ आपराधिक मामले हैं। क्या हैं? आपराधिक मामले हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय, वन है समवर्ती सूची का विषय, फॉरेस्ट भी है समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा विवाह है, विवाह भी है। इसके साथ ही साथ विवाह विच्छेद भी है, विवाह विच्छेद भी समवर्ती सूची का विषय है। विवाह विच्छेद के साथ साथ ध्यान रखिएगा गोद लेना, गोद लेना भी समवर्ती सूची का विषय है। गोद लेने के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण भी है। क्या? जनसंख्या नियंत्रण भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन भी, परिवार नियोजन भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। और ये ध्यान रखिएगा वन्यजीव, वन्यजीव जो है आपका ये भी समवर्ती सूची का विषय है। नाप तौल, नाप तौल ये भी समवर्ती सूची का विषय है। न्याय और प्रशासन, न्याय प्रशासन जो है आपका ये भी समवर्ती सूची का विषय है। और ध्यान रखिएगा मैं आपको बता दूं, जहाँ जहाँ मैं रेड कलर कर रहा हूँ, ये और शिक्षा और वन, ये जहाँ जहाँ मैंने रेड स्टार लगा दिए हैं, ये सब पहले राज्य सूची के विषय थे। कहाँ थे? ये सब पहले राज्य सूची के विषय थे। ये संशोधन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, किसके द्वारा? इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या किया गया? इनको समवर्ती सूची में डाला गया। किस में डाला गया? समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया, ध्यान रखिएगा। और विषयों से सवाल ये आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो यानी कि पहले वर्तमान स्थिति यह है कि राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसीलिए तो पहले समवर्ती सूची में 47 विषय था, बाद में 52 विषय हो गया। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? दोनों बना सकते हैं, संसद भी बना सकता है, राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। लेकिन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का कोई मतभेद होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून जो होता है वो मान्य होता है। समवर्ती सूची का विचार जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार की सूची हैं ये विचार भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो मैं किनारे हट गया हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और अंतिम समय में एक बार देख सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इतने भी अगर आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा गया? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? देख लीजिए ये वाला पूछा गया है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। क्या? ये समवर्ती सूची का विषय है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो चारों की मैं मौलिक बातें आपको बता देता हूँ। एक तरफ है आपका मौलिक कर्तव्य, एक तरफ है आपका मौलिक अधिकार, एक तरफ है आपका मौलिक अधिकार, एक तरफ है आपका डीपीएसपी और एक तरफ है आपका एफडी, एक तरफ है आपका प्रस्तावना, एक तरफ है आपका प्रस्तावना। इनसे बेसिक जो सवाल बनते हैं, बेसिक सवाल, उन बेसिक सवालों की भी फटाफट चर्चा करता हूं। मौलिक अधिकार की बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा ये भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको हैं। इनकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। ये विचार जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? ये विचार जो लिया गया है अमेरिका से के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। इसीलिए मौलिक अधिकार को हम लोग ये को एक उपाधि के रूप में इसे संविधान का हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार की अगर बात किया जाए तो ये प्रवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब है इसे क्या प्राप्त है? इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, इसे न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। और मौलिक अधिकारों के दावों के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। क्या? मौलिक अधिकारों के दावों के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं क्योंकि ये न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त हैं। और मौलिक अधिकारों की प्रकृति मैंने आपको बताई थी कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वह कैसी है? इनकी प्रकृति जो है नकारात्मक प्लस सकारात्मक दोनों है, नकारात्मक प्लस सकारात्मक दोनों है, ध्यान रखिएगा। नकारात्मक
प्लस सकारात्मक दोनों है। और साथ ही साथ मौलिक अधिकार जो हैं वह अस्थायी नहीं अस्थायी हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है वह असीमित नहीं बल्कि सीमित हैं, जिसका अर्थ हुआ कि इसमें युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। और मौलिक अधिकार ये नागरिकों का दावा है। किसका दावा है? ये नागरिकों का दावा है। और जो अधिकार होते हैं ये राज्य के कृत्य पर एक गारंटी है। क्या? जो अधिकार होते हैं ये राज्य के कृत्यों पर कृत्य पर एक गारंटी है। कृत्य राज्य के कृत्य के विरुद्ध है ना, यानी कि राज्य के कृत्यों पर ये प्रतिबंध लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं ये राज्य के कृत्यों पर क्या करते हैं? प्रतिबंध लगाते हैं। राज्य के कृत्यों पर ये प्रतिबंध लगाते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य ही है कि व्यक्तियों का भौतिक और नैतिक विकास करना और साथ ही साथ विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करना है। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बात अगर मौलिक अधिकार की जा रही है तो मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में ये अधिकार जो थे वह 7 थे, लेकिन वर्तमान में अधिकार कितने हैं आपके पास? वर्तमान में 6 अधिकार आपके पास हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। भाग 12 में रखा गया, अनुच्छेद 300 में रखा गया है। पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और आर्टिकल 31 में था, जो कि अब निश्चित कर दिया गया है। ये मौलिक अधिकार की एकदम बेसिक बातें हैं। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए कल मैराथन में मिलेगा, आप लोग कल मैराथन में मिलेगा। ये एकदम बेसिक बात है, जहाँ से सवाल आपके प्रीलिम्स के कुछ बनते हैं। अच्छा सर, ऐसे ही डीपीएसपी के भी कुछ बेसिक सवाल बनते होंगे? बिल्कुल बनते होंगे। बात जब डीपीएसपी की जाए, डीपीएसपी को हम लोग कहाँ रखे हैं? भाग 4 के अंतर्गत है। इनकी चर्चा जो है वह अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। और इनका विधिक स्वरूप क्या है? अपरिवर्तनीय है, जिसका मतलब है कि न्यायालय के द्वारा इसको कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि इन निदेशक तत्वों का पालन करे। लेकिन ये राज्य का कर्तव्य है, ये राज्य को निर्देशित करते हैं। और ध्यान रखिएगा, और ये राज्य की इच्छा पर होते हैं। क्या? ये राज्य की इच्छा पर होते हैं कि राज्य इनका पालन अपने नीतियों के दौरान इनका करे। और इनकी प्रकृति सकारात्मक मानी जाती है। क्या? इनकी प्रकृति जो है वह कैसी मानी जाती है? सकारात्मक मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर राज्य को कुछ करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अगर इनके उद्देश्य की बात किया जाए तो इनका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे करते हैं? अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने कानूनों के, अपने विधियों के माध्यम से। तो ये जब नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, इसके माध्यम से ये एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य कानून व्यवस्था के साथ साथ क्या करता है? लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लोगों की दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे रोजगार, जैसे आवास, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब की भी व्यवस्था क्या करता है? राज्य करता है। इन सब की भी व्यवस्था क्या करता है? राज्य करता है। ध्यान रखिएगा। और इसका दूसरा उद्देश्य एक और भी है। इसका दूसरा उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना यानी कि ये सामाजिक न्याय की धारणा को सुनिश्चित करते हैं। क्या? सामाजिक न्याय की धारणा को ये सुनिश्चित करते हैं। ध्यान रखिएगा। ये डीपीएसपी की कुछ बेसिक बातें हैं। बाकी 36 से लेकर के 51 तक क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, भाग 4 के बाहर कौन निर्देश हैं, ये सब जानने के लिए कल के मैराथन में आप मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एफडी की अगर बात करूं मैं, एफडी की बात करूं, इनकी बेसिक सबसे बात, ये मूल संविधान में था ही नहीं। ये मूल संविधान में था ही नहीं, मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया।
और कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। और ये भाग 4 का के अंतर्गत 51 का नाम का एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। और ये विचार कहाँ से लिया गया? ये विचार जो है वह रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। और प्रारंभ में कितने कर्तव्य जोड़े गए? प्रारंभ में 10 कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन अभी कितने हैं? अभी वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। ये 11 कैसे हो गया? कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11 कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। इसका विधिक स्वरूप क्या है? ये भी अपरिवर्तनीय है। ये भी क्या है? अपरिवर्तनीय है। ये भी क्या है? अपरिवर्तनीय है, यानी इसे भी न्यायिक संरक्षण नहीं प्राप्त है। ये न्यायालय के द्वारा कोई संरक्षण नहीं है, इसके लिए हम न्यायालय जा भी नहीं सकते। ये हमारा कर्तव्य है कि हम नैतिक रूप से इसका पालन करें। क्या हम नैतिक रूप से इसका पालन करें? ये हमारी इच्छा पर है, हम इसका पालन करते या नहीं। इसका पालन न करने पर क्या न्यायालय हमें दंडित करता है? नहीं। हमें क्या इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया संविधान में दी गई लागू करने की? नहीं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई। सर डीपीएसपी में नहीं बताया कि डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया था। डीपीएसपी का जो विचार आया यह आयरलैंड से आया और आयरलैंड ने यह विचार स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने यह विचार स्पेन से लिया था। और अगर सारे कर्तव्य जानने हैं कि कौन कौन से कर्तव्य हमें सौंपे गए हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए देश के लिए, वो 11 कर्तव्य को सीखने के लिए मैराथन में डिटेल में मिलेंगे। ये क्या थे? ये बेसिक सवाल थे जहाँ से मौलिक कर्तव्य के आपके बनते हैं। उसी प्रकार से अगर प्रस्तावना की बात किया जाए तो जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना भी अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना भी अपरिवर्तनीय है, यानी कि प्रस्तावना को भी कोई न्यायिक संरक्षण नहीं प्राप्त है, इसे भी न्यायालय लागू नहीं कराता है। प्रस्तावना न तो विधायिका के शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के शक्ति को प्रतिबंधित करता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना विधायिका के शक्ति का स्रोत है? नो। क्या विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, सीमित करता है? नहीं, क्योंकि प्रस्तावना संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं करती है। ये प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? ये प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये सारे विचार कहाँ से लिए गए हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है रूस से लिए गए हैं। लेकिन सर प्रस्तावना में स्वतंत्रता हमें 5 प्रकार की है, समता के आदर्श हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की, और ऐसे बंधुत्व की भावना के विकास की बात की गई है जो देश के लिए ज़रूरी हो। ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये विचार जो लिया गया है वह फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह विचार कहाँ से लिया गया है? वह विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। और संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी क्या है? संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी जो है वो प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना ही संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना ही संविधान के शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना ही संविधान की प्रकृति को बताती है। प्रस्तावना ही संविधान के उद्देश्य को बताती है। प्रस्तावना ही संविधान के अर्थ निर्धारण में उपयोगी है। प्रस्तावना संविधान के लागू होने की तिथि का स्पष्ट करती है। और इसीलिए कहा जाता है प्रस्तावना में संविधान का दर्शन छिपा हुआ है, इसीलिए इसे संविधान निर्माताओं को जानने की कुंजी भी कहते हैं। और इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग स्टेटमेंट कहा है। एन ए पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। आल्हादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का पवित्र दस्तावेज है। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। और वहीं ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। तो ये सारे स्टेटमेंट प्रस्तावना के संबंध में कहे गए। तो ये सब बेसिक सवाल हैं जो प्रीलिम्स में हमेशा मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, एफडी और प्रस्तावना के संबंध में पूछे जाते हैं। और यही हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है, क्योंकि बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, जो भारत के लोकतंत्रात्मक पक्ष को स्पष्ट करती है। भारत के लोकतंत्रात्मक पक्ष को स्पष्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, ये भारतीय संविधान की प्रकृति को बताते हुए बताती है प्रस्तावना कि भारतीय संविधान कैसा है, भारत कैसा है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हालांकि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे, ये सब 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। तो अधिकार हमारा दावा है, राज्य के विरुद्ध है, ये राज्य के कृत्यों पर प्रतिबंधित करते हैं। और निदेशक तत्व ये निर्देश हैं, किसको दिए गए हैं? राज्य को दिए गए हैं। अतः राज्य का दावा है जो ये योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से क्या करता है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग करता है और साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की धारणा को सुनिश्चित करता है। कर्तव्य हमें नैतिक रूप से मजबूत बनाते हैं, हमें देश के प्रति हमारी राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाते हैं, हमारे बंधुत्व की भावना को बढ़ाते हैं और ये हमें नैतिक रूप से सौंपे गए कि हम इसका पालन करें। ठीक है, तो ये अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं बेसिक तौर पर, यहाँ सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ क्या पूछा गया है? भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो डीपीएसपी से प्राप्त होगा। तो मैंने बताया है कि इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सरकार योजनाओं के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से इन निर्देशों का क्या करती है? पालन करती है। हालांकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 37 कहता है नीति निदेशक तत्व अपरिवर्तनीय है, लेकिन फिर भी ये फंडामेंटल हैं, ये शासन में मूलभूत हैं, यानी कि राज्यों का कर्तव्य है कि वह इन निदेशक तत्वों का पालन करे। और यही सवाल RO 11 फरवरी 2024 को पूछा गया था। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं किनारे हो गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर दो समितियाँ आ गई है ना, यहाँ पर दो समितियाँ आ गई। एक तरफ तो हमसे प्राक्कलन समिति पूछा जा रहा है, एक तरफ तो हमसे प्राक्कलन समिति पूछा जा रहा है, एक तरफ तो हमसे प्राक्कलन समिति पूछा जा रहा है। अब आप ये मत समझिए केवल मैं आर्टिकल सिखा रहा हूँ आज के सेशन में, मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ जो इसके माध्यम से सिखा सकता हूँ। और एक तरफ आपका लोक लेखा समिति आ गया, एक तरफ आपका लोक लेखा समिति आ गया, लोक लेखा समिति आ गया, और एक तरफ आपका यहाँ पर आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति की भी चर्चा हुई है। क्या? सार्वजनिक उपक्रम समिति की भी चर्चा हुई है, सार्वजनिक उपक्रम समिति की भी चर्चा हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। प्राक्कलन समिति को मैं सबसे पहले नामकरण की बात कहूँगा। प्राक्कलन समिति को ध्यान रखिएगा, इसको आर्थिक समिति भी कहा जाता है। क्या? इसको आर्थिक समिति भी कहा जाता है। और इसी प्राक्कलन समिति को हम लोग सबसे बड़ी संसदीय समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे बड़ी संसदीय समिति कहते हैं। इसे हम सबसे बड़ी संसदीय समिति कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसी प्राक्कलन समिति को ध्यान रखिएगा मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी प्राक्कलन या एस्टीमेट, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात है, इसी प्राक्कलन समिति को आकलन समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकलन समिति भी कहा जाता है। और इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, इसीलिए कई बार इसे लोकसभा की समिति भी कहते हैं। क्या? लोकसभा की समिति भी कहते हैं। इतने तो इसके नाम हो गए, इतने तो नाम हो गए कि प्राक्कलन समिति को हम आकलन समिति, आर्थिक समिति, सबसे बड़ी संसदीय समिति, मितव्ययिता समिति या लोकसभा की समिति कहते हैं, या लोकसभा की समिति कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ध्यान रखिएगा, अगर गठन कभी पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1950 में हुआ था, जॉन मथाई की सिफारिश पर। क्या? जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कब? 1950 में इसका गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा 1950 में। अगर वर्तमान की संरचना की बात करें, वर्तमान में संरचना में इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने? टोटल 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 के 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। एक सीमाएं हैं, प्राक्कलन समिति में मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है। क्या? मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है।
अगर प्राक्कलन समिति का कोई सदस्य मंत्री बनता है तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्री परिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। और अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो इसका अध्यक्ष जो होता है वह सत्ता पक्ष से होता है। कहाँ से होता है? इसका अध्यक्ष जो होता है वह सत्ता पक्ष से होता है। और इनका कार्यकाल की अगर बात किया जाए, 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर करता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है? वह स्पीकर के द्वारा। लोकसभा स्पीकर है जो लोकसभा स्पीकर है वो सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। क्या? जो लोकसभा स्पीकर है वो सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्राक्कलन समिति को हम क्या कहते हैं? इस प्राक्कलन समिति को हम अस्थायी समिति भी कहते हैं। क्या? इस प्राक्कलन समिति को हम अस्थायी समिति भी कहते हैं। और इसी प्राक्कलन समिति को हम, ध्यान रखिएगा, हम वित्तीय समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम वित्तीय समिति भी कहते हैं। इसी प्राक्कलन समिति को हम अस्थायी या वित्तीय समिति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समिति कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो बजट होता है उसके अनुमानित खर्चों पर क्या करते हैं? ये कमी लाने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। इतने सवाल आपके प्राक्कलन समिति से बनते हैं। अगर लोक लेखा समिति की बात किया जाए तो लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ है वह 1921 में हुआ है। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका 1921 में लोक लेखा समिति का गठन हुआ है। इसे सबसे पुरानी संसदीय समिति कहा जाता है। क्या? इसे सबसे पुरानी संसदीय समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सबसे पुरानी संसदीय समिति कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति भी प्राक्कलन समिति की भांति ही क्या है? ये भी एक अस्थायी समिति है। ये भी एक अस्थायी समिति होती है, ध्यान रखिएगा। और ये भी एक वित्तीय समिति है। क्या है? ये भी एक वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति भी जो सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। और इसी वजह से इनका भी निश्चित कार्यकाल होता है। 1 वर्ष इनका कार्यकाल माना जाता है। लगभग सारे नेचर वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि प्राक्कलन समिति के। जैसे प्राक्कलन समिति के नेचर दिख रहे हैं वैसे ही आपकी लोक लेखा समिति के नेचर दिख रहे हैं। इसीलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। इन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है। किसका? प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि लोक लेखा समिति भी प्राक्कलन समिति की भांति एक अस्थायी समिति है, एक वित्तीय समिति है। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, संरचना अक्सर पूछ लेता आयोग अक्सर संरचना पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने? टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसमें से 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। ध्यान रखिएगा, 7 राज्यसभा से होंगे। 15 लोकसभा से होंगे और 7 राज्यसभा से होंगे। एक और गहरी बात बताता हूँ, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह कहाँ से होता है? वह विपक्ष से होता है। और यहाँ पर भी मंत्री परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। लोक लेखा समिति में भी मंत्री परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। क्या? मंत्री परिषद का कोई सदस्य इसमें भी शामिल नहीं होता है। और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर ही। सर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो स्पीकर को अपना रिपोर्ट देती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जितनी भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट देने की बात आती है लगभग सभी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? स्पीकर को देती है। और ये किसके रिपोर्टों की जांच करती है? ये सीएजी के रिपोर्टों की जांच करती है। क्या? ये सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। इसको ध्यान रखिएगा। क्या? ये सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में कभी कभी हो सकता है सार्वजनिक उपक्रम समिति से कोई सवाल आपका आ जाए, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में ध्यान रखिएगा, इसका गठन जो हुआ है वह 1964 में हुआ है।
कृष्ण मेनन की सिफारिश पर हुआ है। किसकी सिफारिश पर? कृष्ण मेनन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर? कृष्ण मेनन की सिफारिश पर, कृष्ण मेनन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया है। ये भी एक वित्तीय समिति मानी जाती है, ये भी एक वित्तीय समिति मानी जाती है, ये भी एक अस्थायी समिति होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी संरचना अगर कभी पूछ लिया जाए कि सार्वजनिक उपक्रम समिति की संरचना कितनी होती है, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति की भांति, और इस 22 सदस्यों में से 15 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो दोनों की संरचना लगभग एक समान है, दोनों की संरचना लगभग एक समान है कि लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारे सवाल मैंने आपकी समितियों से बता दिए। और यहाँ सवाल पूछा गया है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये सवाल बहुत ध्यान रखिएगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को देती है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को नहीं देती है, सीएजी की रिपोर्टों की जाँच करने के पश्चात। अच्छा, कभी कभी सवाल आ जाता है कि संसदीय समितियों में सदस्यों का अनुपात क्या होता है? अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं तो सदस्यों का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है, संख्या बल के कारण, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसकी वजह से जो सदस्यों का अनुपात होता है वह 2:1 होता है। क्लियर? यहां तक भी बातें स्पष्ट हो गई आपकी। उम्मीद करते हैं कि अब यहां से कोई क्वेश्चन आपका, ये तीनों कमेटी से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो भी सवाल आपसे यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल आज के सेशन का, आज के सेशन का सबसे अंतिम सवाल है 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? क्या 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है? क्या 56 में कार्यकाल है? क्या 61 में शपथ है? 58 में आपका राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता है? तो जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 में है। क्या? जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 में है। किसमें है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। सर राष्ट्रपति के अगर आप सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक बार बता देते तो मज़ा आ जाता। राष्ट्रपति के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर आप बता देते, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर आप बता देते, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर आप बता देते तो मज़ा आ जाता। तो बता देते हैं भाई, सभी राष्ट्रपति के अनुच्छेद जो हैं वो 52 से शुरू होकर के कहाँ तक चलते हैं? 52 से शुरू होकर के 365 तक चलते हैं। ओरली बता दूंगा, ओरली बता दूंगा क्योंकि समय अब कम है। याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंप्लीट पॉलिटी का अध्ययन करने के लिए कल सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब के उत्कर्ष के इसी चैनल पर मिलना है, जो शाम 6 बजे तक 11 घंटे में पूरे पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन होगा, डिटेल में पूरे पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन होगा। तो कल तैयार रहिएगा और अपने सभी साथियों को भी आमंत्रित करिएगा कि कल लाइव उपस्थित रहेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको राष्ट्रपति के अगर आर्टिकल की बात बताऊँ, देखिए इंपॉर्टेंट कौन है राष्ट्रपति के आर्टिकल में, अगर मैं बताऊँ तो अनुच्छेद, मैं एक बार अनुच्छेद लिख देता हूं, फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अनुच्छेद 52 इंपॉर्टेंट है, 53 भी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां इंपॉर्टेंट क्या पूरा हम आपको एक साथ बता देते हैं। 55 पढ़िएगा, 56 पढ़िएगा, 57 पढ़िएगा, 57 के बाद आप ध्यान रखिएगा 58 पढ़िएगा, 58 के बाद 59 पढ़िएगा, 59 के बाद 60 पढ़िएगा, 60 के बाद 61 पढ़िएगा, 61 के बाद 62 पढ़िएगा, 61 के बाद ध्यान रखिएगा 71 इंपॉर्टेंट है, 72 इंपॉर्टेंट है, 74 इंपॉर्टेंट है, 77 इंपॉर्टेंट है, फिर 78 इंपॉर्टेंट है। 78 के बाद राष्ट्रपति के आर्टिकल में 80 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 85 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 108 इंपॉर्टेंट, 87 भी इंपॉर्टेंट है। 85 के बाद 87 भी है, 87 के बाद 108 है, उसके बाद 111 है, उसके बाद 123 है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो है 143 है, 143 के बाद 352 है, 352 के बाद 356 है, 356 के बाद 360 है, 360 के बाद 361 है और लास्ट में 365। खत्म, समाप्त हो गया।
राष्ट्रपति के यही सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के ये सारे आर्टिकल जो हैं ये इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। यही आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति के। 52 से लेकर 365 तक जहां जहां राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट आर्टिकल था मैं सब आपको बता दिया। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 201 भी कई बार पूछ लेता है और अभी चर्चा में है इसलिए और पूछ सकता है। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, 52 में क्या है, 52 में जो है वो राष्ट्रपति का पद है। क्या है? 52 में राष्ट्रपति का पद है, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में क्या कहा गया है, देश की कार्यपालिका शक्ति जो है, देश की कार्यपालिका शक्ति जो है वह किसमें निहित होगी? देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। लेकिन देश का राष्ट्रपति केवल औपचारिक नाम मात्र का प्रतीकात्मक नॉमिनल हेड है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। 54 में अगर मैं बात करूं, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। क्या है? 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। 55 की अगर मैं बात करूं तो इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि है। क्या है? निर्वाचन विधि है। 56 में राष्ट्रपति का क्या है? कार्यकाल है। और 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, जिसके तहत कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। 58 में राष्ट्रपति की क्या है? योग्यता है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति की पद की शर्तें हैं। 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। क्या है? महाभियोग की राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है वह आपका 61 में है। 62 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल है। हालांकि 62 में दो बातें कही गई हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होने से पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। और दूसरी बात कहा गया है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा तो मैक्सिमम से 6 माह तक ही काम कर सकता है। 71 में इनके निर्वाचन का विवाद है। निर्वाचन का विवाद है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, उसका निपटारा निर्वाचन आयोग नहीं सर्वोच्च न्यायालय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 72 की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 72 में क्षमादान है। क्या है? क्षमादान है। 74 में मंत्री परिषद होगी सलाह देने के लिए। 74 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। इसमें 2 संशोधन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक 42वां एक 44वां। 42वां संविधान संशोधन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। 44वां संविधान संशोधन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 77 में क्या कहा गया है? सभी कार्य किसके नाम पर किए हुए माने जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। आर्टिकल 77 कहता है कि भारत जितने भी कार्य होंगे, वो जितने भी संधि होंगे, जितने भी समझौते होंगे, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए हुए माने जाएंगे। और 78 में ये क्या कर सकता है? ये सूचनाएं मांग सकता है। संघ से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं। कौन सी सूचनाएं? प्रशासनिक और विधायी सूचनाएं प्रधानमंत्री से मांग सकता है। और प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि वह समय समय पर प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराता रहे। 80 में यह राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। क्या करता है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करता है? 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 85 में ये लोकसभा का विघटन करता है। क्या करता है? लोकसभा का विघटन करता है, सत्र का सत्रावसान करता है और सत्र को आहूत करता है। 87 में क्या है? 87 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है 87 में है। 108 में राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन है। क्या है? संयुक्त अधिवेशन है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन है। और 111 में क्या है? 111 में क्या है? वीटो पावर है। और 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है। सर आर्टिकल तो जान रहे हैं, लेकिन मन करता है कि अध्यादेश को डिटेल में जान जाएं।
संयुक्त अधिवेशन को डिटेल में जान जाए, वीटो पावर को डिटेल में जान जाए, महाभियोग प्रक्रिया को डिटेल में जान जाए, क्षमादान की शक्ति को डिटेल में जान जाए। डिटेल में जानने के लिए कल मिलिए, कल डिटेल में बताएंगे। आज मैं केवल आर्टिकल बता रहा हूं भारत के राष्ट्रपति का इंपॉर्टेंट, अगर इनको डिटेल में आपको समझना है ताकि यहां से बनने वाले जो अन्य सवाल हों अध्यादेश के भीतर से, संयुक्त अधिवेशन के भीतर से, वीटो पावर के भीतर से, महाभियोग की प्रक्रिया के भीतर से, तो कल मिलिए दिन में सुबह 7 बजे, तो वहाँ डिटेल में हम लोग इसके अंदर भी पढ़ेंगे। 123 में अध्यादेश है। 143 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति है, परामर्श की शक्ति है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है, क्या है 352 में राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, क्या है राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। 360 में क्या है, वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात है। और 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का विशेषाधिकार है, ध्यान रखिएगा। और यहीं से आईएएस 2025 में इस बार सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति और राज्यपाल की विशेषाधिकार 361 से इस बार सवाल आपका पूछा गया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और 365 अभी झारखंड पीसीएस में आया था, जो मैंने पहले दिन इसके सेशन में कराया था जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। 365 में भी राष्ट्रपति शासन है। ये कैसे सर, आपने 356 में भी राष्ट्रपति शासन कहा और 365 में भी कैसे राष्ट्रपति शासन हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा किसी अन्य समाधान से वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। लेकिन जब कभी भी राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न किया जाए तो ये भी संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाती है। तो आर्टिकल 365 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा भारत का राष्ट्रपति तब करता है जब राज्यों द्वारा केंद्र के निर्देशों का पालन न किया जाए। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं था, ये केवल ये तो एक बहाना था, इसके माध्यम से पूरे राष्ट्रपति के आर्टिकल सिखाना था। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने 100 सवाल आपको सिखाए हैं। आज के इस 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में मैंने 100 क्वेश्चन आपको सिखाए हैं। इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि कोई भी आर्टिकल यहाँ से पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग अपने सभी साथियों को ज़रूर बताइएगा कि आपका मैराथन का सीरीज कल 7 बजे पॉलिटी का है, 6 जुलाई, तैयार रहिएगा। और आप सभी प्रदेश भर के विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कल के सेशन में ज़रूर शामिल रहिएगा। कल हम लोग पॉलिटी में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, तो निसंदेह रूप से एक दिन के भीतर पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। मैं पुनः मिलूंगा आपको अपनी अगली कक्षा में, और यानी कि कल तो आपका शायद संडे है तो कल 5 क्वेश्चन की सीरीज नहीं रहेगी, कल सीधा आप मैराथन में मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आज के सेशन का कमेंट करके आज का फीडबैक जरूर बताइएगा कि आज के सेशन के माध्यम से क्या क्या सीखा और कितना सेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।